नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी विद डीके में। और आज फिर आपके लिए लेकर आए हैं पर्यावरणीय विज्ञान से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। आने वाले आपकी कोई भी टैट एग्जाम, चाहे स्टेट हो, सुपर टैट हो, सी टेट हो, या किसी भी टैट एग्जाम की तैयारी में आप लगे हुए हैं और आप पेपर फर्स्ट सेकंड दोनों में से किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो फर्स्ट के लिए पर्यावरण के लिए उपयोगी है और सेकंड के लिए साइंस सब्जेक्ट के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको मिलने वाला है ये क्वेश्चन साइंस के ही हैं, पर ये पर्यावरण के अंतर्गत भी पूछे जाते प्रश्न हैं। तो चलिए और स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज के हमारे इन प्रश्नों को और बढ़ते हैं इन प्रश्नों की ओर। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्सर्जन अंग नहीं है। देखिए चार विकल्प हैं, गुर्दे, कलेजा, फेफड़े या फिर प्लीहा। तो इनमें से कौन सा अंग जो है उत्सर्जन अंग नहीं है, अपना उत्तर आप कमेंट्स में ज़रूर दे सकते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि गुर्दे, कलेजा, फेफड़े, प्लीहा, इनमें से जो तीन अंग हैं वो तो हमारे उत्सर्जन अंग हैं, पर प्लीहा जो है ये यहाँ पर उत्सर्जन अंग नहीं है। अब जैसे गुर्दे का मतलब यहाँ पर होता है हमारी किडनी, वृक्क जिसे हम कहते हैं, और फेफड़े जो हैं ये भी उत्सर्जन करते हैं, CO2 को बाहर करते हैं। इसी के साथ में कलेजा जिसे हम यकृत भी कहते हैं, है ना, लीवर भी कहते हैं, तो ये भी उत्सर्जन में भूमिका निभाता है, क्योंकि ये अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है जो मूत्र के रूप से बाहर हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्लीहा जो होगा, स्प्लीन, ये हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, गुर्दे की पथरी रिक्त स्थान से बनी होती है। तो गुर्दे की पथरी जो होती है किससे बनी होती है, कैल्शियम ऑक्सलेट, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट या फिर कैल्शियम बाइकार्बोनेट। तो देखिए गुर्दे की जो पथरी होती है ये बनी होती है कैल्शियम ऑक्सलेट से, और ए विकल्प जो होगा इसका उत्तर होगा। अब देखिए पथरी का मतलब आप जानते हैं, किडनी के अंदर जो पथरी बन जाती है तो इसमें किडनी के अंदर छोटे छोटे से पत्थर के समान पदार्थ जो होते हैं उनका निर्माण हो जाता है कैल्शियम ऑक्सलेट के, जो कि बने होते हैं, और ये फिर जिसके कारण जो मूत्र होता है वो गाढ़ा होने लगता है, तो पथरी होने लगती है, और फिर पहले ये धीरे धीरे छोटे छोटे दाने बनते हैं और बाद में ये एक स्टोन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ए विकल्प इसमें हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, मूत्र का फीका पीला रंग जो होता है वो किस रंग द्रव्य की उपस्थिति के कारण से होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो रंग होता है ये होता है यूरोक्रोम, यूरोफिल, क्लोरोफिल या फिर क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर होगा वो होगा यूरोक्रोम, और यूरोक्रोम के कारण जो मूत्र का रंग होता है वो हल्का पीला होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी गुर्दों की संरचनात्मक और कार्यकारी इकाई है। तो यहाँ पर है रेनेट कोशिकाएं, फ्लैम कोशिकाएं, नेफ्राइट्स या फिर नेफ्रॉन्स। तो किडनी की या वृक्क की जो कार्यकारी इकाई होती है वो होते हैं नेफ्रॉन, और डी विकल्प जो होगा ये हमारा इसमें उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है, पैलेग्रा और स्कर्वी जो हैं ये क्रमशः कौन से विटामिनों की कमी से होते हैं। तो देखिए दो रोग दे दिए हैं और दो विटामिन इनके लिए जिम्मेदार भी हैं। तो यहाँ पर हमें समझना है कि देखिए पैलेग्रा जो रोग होता है ये होता है विटामिन B3 की कमी से, ठीक है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा साइड में आपको लिख देता हूँ, विटामिन B3 की कमी से ये रोग होता है। अब देखिए स्कर्वी जो होता है ये होता है विटामिन C की कमी से। तो यहाँ पर विकल्प में हमें विटामिन C तो मिल रहा है, विटामिन D मिल रहा है, तो पहला विकल्प तो नहीं होगा क्योंकि C तो है पर इसमें B3 नहीं है। दूसरे में हम देखें तो इसमें B12 है, विटामिन C दे रखा है, और तीसरे में विटामिन C, विटामिन A और विटामिन A, विटामिन B12। तो देखिए यहाँ पर जो विकल्प होगा वो हमारा इसमें कोई भी नहीं बन रहा है परफेक्ट, क्योंकि आप ध्यान रखिएगा कि स्कर्वी जो है वो तो विटामिन C से हो जाता है। तो चलिए हम विटामिन C ले लेते हैं, और यहाँ पर यदि हम इसे थोड़ा सा अवॉइड करते हैं विटामिन A को और इसकी जगह पर विटामिन B3 कर लेते हैं, तो ये हमारा उत्तर बन जाएगा, ठीक है ना। पर चूंकि यहाँ पर विकल्प जो है ये मिसप्रिंट समझ सकते हैं आप, और ऐसा ही क्वेश्चन जो है ये एक टेट एग्ज़ाम में भी पूछा गया था, तो वहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया था, तो यहाँ पर उसी वजह से मैंने थोड़ा सा इसको करेक्ट नहीं कर पाया हूँ। तो यहाँ पर B3 जो होता है विटामिन B3 इसकी कमी से होगा पैलेग्रा रोग, और स्कर्वी होगा विटामिन C की कमी से। चलिए इस प्रकार से आप ध्यान रखिएगा। हमारे चेहरे में कितनी हड्डियाँ होती है। तो यहाँ पर 34, 24 और 14 और
4। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमारे चेहरे के अंदर जो अस्थियाँ होती है, वैसे हम हमारी खोपड़ी होती है उसकी भी अस्थियाँ होती है, पर हम यहाँ सामने फेस की बात इसमें की जा रही है। तो यहाँ पर जो 8 प्रकार की अस्थियाँ होती हैं, इसमें 14 हड्डियाँ जो होती है ये शामिल होती है। तो यहाँ पर सी विकल्प इसके लिए उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर नीचे दिए गए पोषक तत्वों में से दूध में क्या अल्प मात्रा में होता है? विटामिन सी है या फिर कैल्शियम है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नीचे दिए गए जो पोषक तत्व हैं इनमें से दूध में लगभग सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं गाय के दूध में, परंतु विटामिन सी जो होता है ये दूध में बहुत अल्प मात्रा में हम कह सकते हैं या ना के बराबर होता है, इसकी अल्प मात्रा होती है। बाकी प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट ये सभी दूध में होते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न आता है, यहाँ पर निम्न दालें जो हैं निम्नलिखित में से किसकी प्रचुर स्रोत हैं? तो दालों का हम प्रश्न पहले भी देख चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज या फिर विटामिन। तो दालें जो हैं ये प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स के रूप में होती हैं। तो यहाँ पर बी विकल्प इसमें हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है और इसे हम रेटिनॉल भी कहते हैं। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? डॉट्स नामक इलाज जो है ये पोलियो, एड्स, हेपेटाइटिस या फिर क्षय रोग। तो देखिए डॉट्स नामक जो इलाज होता है ये किया जाता है क्षय रोग, जिसे हम टीबी के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो टीबी भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ पर डी विकल्प जो होगा ये इसके लिए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विटामिन ए को किस नाम से जाना जाता है? तो इसे अभी हमने देखा था, रेटिनॉल भी कहा जाता है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनॉल है। तो यहाँ पर सी इसमें हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? तो देखिए इबोला शब्द क्या है? पश्चिम अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है, या फिर बांग्लादेश में एक विषाणु रोग प्रकोप है, या फिर ISIS द्वारा विनाश किया गया सीरिया का एक शहर, या फिर डी है कोई भी विकल्प इसमें सही नहीं है। तो देखिए इबोला जो था ये क्या था? तो ये पश्चिम अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप था, इबोला इसे इस नाम से कहा गया था। अब देखिए इसका जो नाम पड़ा था वो उसके पीछे क्या थोड़ी सी बात है, क्या कहानी है, तो समझते हैं। इबोला जो है ये एक पश्चिम अफ्रीका में फैला हुआ एक घातक विषाणु रोग है, और इस रोग की सबसे पहले पहचान जो हुई थी वो हुई थी 1976 में, 1976 में। और इबोला नामक जो नदी थी उसके पास स्थित गांव में ये इसकी पहचान की गई थी। तो इसी कारण से इसका जो नाम पड़ा था वो इबोला पड़ गया था। और ये जो बीमारी थी ये मरीज के संपर्क में आने से फैलती थी। तो इस प्रकार से ये एक संक्रामक भी थी, ठीक है ना। तो एक इसमें हमारा उत्तर बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। घेंगा रोग किस की कमी से उत्पन्न होता है? सिंपल सा प्रश्न है, आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। अगला प्रश्न है, रिंगवर्म नामक बीमारी रिक्तस्थान के कारण होती है? तो रिंगवर्म जो होती है कवक, बैक्टीरिया, वायरस या फिर मक्खियाँ आदि किन के कारण से होती है? तो देखिए रिंगवर्म जो होती है ये एक दाद होती है, ये दाद या कवक, दाद खाज होता है। तो ये होता है एक कवक के माध्यम से। तो पहला विकल्प इसके लिए हमारा इसमें सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं। मस्तिष्क ज्वर नामक रोग जो है निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? मक्खियाँ, मच्छर, वायरस या फिर तिलचट्टे। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये मच्छरों के कारण होने वाला रोग है मस्तिष्क ज्वर। जी हाँ, बी विकल्प है। और मस्तिष्क ज्वर आखिर होता क्या है? तो देखिए मस्तिष्क ज्वर जो होता है हमारे मस्तिष्क और मेरुरज्जु को जो ढकने वाली झिल्लियाँ होती हैं उनमें सूजन हो जाता है और उसी को हम मस्तिष्क ज्वर कहते हैं। और ये रोग जो होता है मच्छरों के काटने से एक विशेष प्रकार के वायरस के माध्यम से होता है, और ये विषाणु जो होता है शरीर में प्रवेश कर जाता है और 4 से 14 दिन के मध्य में इस रोग के लक्षण जो होते हैं ये प्रकट होने लगते हैं। तो ये हमारा इसमें उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित रोगों में से कौन सा रोग जो है पानी के प्रदूषण के द्वारा नहीं होता है? तो हैजा, टाइफाइड, दमा या फिर दस्त। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो दमा है ये पानी के प्रदूषकों के द्वारा नहीं होने वाला रोग होगा और सी विकल्प इसके लिए उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, उस औषधि का नाम बताइए जिसे सिनकोना के पेड़ से प्राप्त किया जाता है और जिसका उपयोग मलेरिया के उपचार में करते हैं। तो वो कुनेन होगा, यहाँ पर सी विकल्प इसका उत्तर होगा। और काफ़ी बार ये प्रश्न जो है ये पूछा जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आता है, आयोडीन की कमी से रोग जो है हमारा हो गया, पर देखिए यहाँ पर जो घेंगा रोग है वो नहीं दिया है। अब यहाँ पर कुछ और नाम दे दिया है, तो रिकेट्स है, स्कर्वी है, गंडमाला है और विकास का रुकना। तो देखिए आपको अलग अलग तरह से उत्तर यहाँ पर मिल रहा है। तो इसी को हम गंडमाला को ही गॉइटर कहते हैं, घेंगा रोग भी कहते हैं, जिसमें हमारी थायराइड ग्रंथि का आकार जो होता है बढ़ जाता है। किस वायरस के कारण चेचक होती है? तो चेचक की यदि हम बात करें तो रूबेला वायरस, हर्पिस जोस्टर वायरस या फिर रेबीज या फिर वेरियोला वायरस। तो देखिए वायरस जिसके कारण चेचक होता है वो है डी विकल्प, वेरियोला वायरस। इसके कारण से ये चेचक जो होता है ये होता है और डी विकल्प जो होगा इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, विटामिन में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? तो देखिए यहाँ पर विटामिन ए और बी है, बी और सी हैं या फिर सी डी हैं, ए और के है। तो हम कहें यहाँ पर उस विटामिन को जो कि विकल्प बी में है, बी और सी, ये दोनों विटामिन जो हैं जल में घुलनशील विटामिन है। और इनको छोड़ करके जो बच रहे हैं, ए बच रहा है, डी बच रहा है, ई बच रहा है, के बच रहा है, ये सभी वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि जल का आप ध्यान रखेंगे तो वसा का पूछ सकता है। अगला प्रश्न है, वर्णांध व्यक्ति जो किन रंगों में भेद नहीं कर पाते हैं? तो जो वर्णांध रोग होता है ये एक दृष्टि दोष होता है और इसमें ये एक अनुवांशिक भी रोग होता है जो जन्मजात व्यक्ति के अंदर आ जाता है। तो इसमें लाल और हरा रंग जो होता है ये वर्णांधता देखने को मिलती है, मतलब कि व्यक्ति जो होता है लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है और इसका अभी तक कोई इलाज भी नहीं है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बी विकल्प जो होगा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है कैल्शियम के अवशोषणों में सहायक है? विटामिन ए, डी, बी या फिर सी? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो विटामिन डी होगा ये कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होगा। देखिए विटामिन डी जो सूर्य के प्रकाश से मिलता है हम जानते हैं, हम ऐसा कहते हैं, है ना। और विटामिन डी की कमी से हमारी अस्थियां जो होती हैं वो मजबूत होती है। तो कैल्शियम का अवशोषण विटामिन डी जो होता है ये सहायक होता है। अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी से कारण थक्का नहीं बनता है? तो विटामिन के जो है इसके लिए जिम्मेदार है और काफ़ी बार ये प्रश्न जो है हम देख भी चुके हैं, तो यहाँ पर इसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, लौह की कमी से कौन सा रोग होता है? ये प्रश्न भी हम देख चुके हैं। रक्त अल्पता जो होता है ये लौह तत्व की कमी से होने वाला रोग होता है जिसे हम एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, दालें जो हैं किसकी स्रोत हैं? तो ये प्रोटीन्स के स्रोत हैं। ये प्रश्न हम देख चुके हैं। और अगला प्रश्न है, घेंगा रोग जो है ये आयोडीन के कारण होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है हमारा, अगर कचरा पीने के पानी में मिल जाए तो कौन सी बीमारी फैलेगी? स्कर्वी, टाइफाइड, मलेरिया या फिर एनीमिया? तो देखिए अगर कचरा जो है ये पानी के अंदर मिल जाता है तो निश्चित रूप से यहाँ पर टाइफाइड होने की संभावना होगी और बी विकल्प जो होगा इसका इसमें सही उत्तर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगले प्रश्न को। हेपेटाइटिस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो हेपेटाइटिस जो है जिगर, अग्नाशय, तिल्ली या फिर छोटी आंत, किसे ये प्रभावित करेगा? तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हेपेटाइटिस जो होता है ये जैसे पीलिया और जॉइंटिस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, हेपेटाइटिस को। अब ये जो होता है पीलिया या जॉइंटिस जो होता है ये एक वायरस जनित रोग होता है और इससे प्रभावित होने वाला जो मुख्य अंग होता है वो होता है हमारा यकृत, और जिसे हम लीवर, कलेजा, जिगर आदि नाम से जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर यकृत नाम नहीं दिया तो ये है जिगर, ठीक है ना। तो ए विकल्प इसका हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे देखें, बीसीजी का टीका किसके संरक्षण के लिए होता है? तो बीसीजी का टीका जो होता है गलफड़े, है ना, सॉरी गलफेड और क्षय रोग, कुष्ठ रोग या फिर टिटनस। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो बीसीजी का टीका होता है ये होता है ऑप्शन बी, क्षय रोग। अगला प्रश्न आता है हमारा, कौन सा बैक्टीरिया निमोनिया रोग का कारण है? तो यहाँ पर उस बैक्टीरिया को पहचाना जो कि निमोनिया रोग का कारण है। बैसिली कोकाई या फिर स्प्रिली और विब्रियो। तो
तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसमें हमारा जो उत्तर होगा वो होगा कोकोई, और ऑप्शन बी जो होगा इसके लिए उत्तर होगा। देखिए निमोनिया जो होता है ये भी एक जीवाणु से होने वाला संक्रामक रोग होता है। अगला प्रश्न है, पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? प्रकाश संश्लेषण, बैक्टीरिया, कवक या फिर सूर्य? तो निश्चित रूप से यहाँ पर ऊर्जा का स्रोत जो होगा पौधों के लिए वो सूर्य ही होगा, और डी विकल्प इसका उत्तर होगा। सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस समय बदलती है? ज्वलन, संक्रमण, प्रकाश संश्लेषण या फिर विलयन? तो निश्चित रूप से यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सौर ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में बदलती है प्रकाश संश्लेषण के समय, और सी विकल्प इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पौधे प्रोटीन कहाँ से संश्लेषण कहाँ करते हैं? तो पौधे प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से करते हैं? वसा एसिड से, शर्करा से, एमिनो एसिड से या फिर स्टार्च से? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पौधे जो होते हैं ये एमिनो एसिड से प्रोटीन संश्लेषण करते हैं, और सी विकल्प जो होगा ये इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वनस्पतियों के में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होती है कहाँ पर होती है? जड़, तना, पत्ती, फूल? तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, पत्तियों के अंदर जो होती है ये प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है ये होती है, तो यहाँ पर ये उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, ईस्ट रिक्त स्थान है, एक जीवाणु है, कवक है, शैवाल है या फिर ब्रायोफाइटा है? तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ईस्ट एक प्रकार का कवक है, और बी विकल्प इसका सही उत्तर होगा, जो कि मृतोपजीवी होता है। चलिए आगे देखें, आलू क्या है? तो आलू जड़, डंठल या फिर कली, फल? तो आलू क्या होगा? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि आलू जो होगा ये एक प्रकार का यहाँ पर डंठल होगा, तो बी विकल्प इसका सही उत्तर होगा, और डंठल का मतलब यहाँ पर तना होगा, ठीक है ना, ये डंठल मतलब तना है। चलिए आगे देखते हैं, रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? तो रेशम के कीड़े जो हैं तुलसी के पत्ते, करी के पत्ते या फिर गुलाब के पत्ते या मलबरी यानी कि सहतूत के पत्ते पर? तो हम कह सकते हैं कि जो रेशम के कीड़े होते हैं ये पाले जाते हैं सहतूत के पत्तों पर, और डी विकल्प जो होगा ये इसमें हमारा सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं, मैग्नीफेरा इंडिका जो है ये किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये इंडिया नहीं इंडिका है, ठीक है, इंडिका। तो देखिए मैग्नीफेरा इंडिका जो है ये अमरूद, आम, आंवला या फिर कटहल? तो मैग्नीफेरा इंडिका जो है ये आम का वैज्ञानिक नाम होगा, और बी विकल्प जो होगा ये हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर निम्नलिखित में से हीमोफीलिया का लक्षण कौन सा है? तो हीमोफीलिया के लक्षण की बात करें, रतौंधी रक्त का थक्का न जमना, रिकेट्स या हीमोग्लोबिन की अल्पता? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हीमोफीलिया का जो लक्षण नहीं होगा वो होगा कौन सा है? सॉरी ये पूछा है कि कौन सा है। तो हीमोफीलिया जो रोग होता है ये भी एक अनुवांशिक रोग होता है, और इसके अंदर भी क्या होता है कि जो रोगी होता है मतलब इसके रोग जिसको ये रोग होता है तो ये एक प्रकार की विकृति कह सकते हैं इसको। तो इससे रक्त का थक्का जो नहीं जमता है, और जब रक्त का थक्का नहीं जमता है तो ऐसे व्यक्ति के लिए थोड़ी सी चोट भी जो होती है वो घातक साबित हो सकती है, क्योंकि इस स्थिति में हीमोफीलिया में उसको आधे घंटे से 24 घंटे का समय लग जाता है थक्का जमने में। तो नहीं जमेगा मतलब 24 घंटे में तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा। तो इस प्रकार से बी विकल्प इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर बीसीजी का टीका जो है निम्न में से किसके बचाव के लिए दिया जाता है? तो यहाँ पर पीलिया, रक्त अल्पता, क्षय रोग या फिर पोलियो? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये जो टीका होता है बीसीजी का, और ये टीका जो है क्षय रोग के लिए लगाता है, और टीबी जो है एक प्रकार का संक्रामक रोग होता है। तो यहाँ पर सी विकल्प जो होगा ये इसमें हमारा उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण विमोचित होती है? कार्बोहाइड्रेट का जल अपघटन, जल का प्रकाश अपघटन, CO2 की कमी या फिर क्लोरोफिल का टूटना? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किस कारण से विमोचित होती है? तो वो होती है जल का प्रकाश अपघटन, और बी विकल्प जो होगा ये इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, क्लोरोफिल में क्या होता है? तो क्या होता है इसका मतलब यहाँ पर धातु को पहचानना है, कौन सा तत्व उसमें होता है? सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीज या फिर मैग्नीशियम? तो इसके अंदर होता है मैग्नीशियम, और जिसे हम Mg के रूप में लिखते हैं। ये तत्व क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा यहाँ पर कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा
प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? तो देखिए, एक तो वो प्रकाश होता है जिसमें प्रकाश संश्लेषण जो होता है सबसे ज़्यादा मतलब तेज होता है। अब यहाँ पर पूछा है कि सबसे कम प्रभावी कौन सा प्रकाश होगा, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? नीला प्रकाश, हरा प्रकाश, लाल प्रकाश या फिर सूर्य का प्रकाश। तो यहाँ पर हरा प्रकाश जो होगा ये सबसे कम प्रभावी होगा और बी विकल्प जो होगा इसका सही उत्तर होगा। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पर निम्नलिखित में से क्या प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? क्लोरोप्लास्ट, सेंट्रोसोम या फिर टोनोप्लास्ट या फिर नेमेटोब्लास्ट। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका जो निभाता है वो यहाँ पर होगा क्लोरोप्लास्ट, जिसे हरित लवक भी कहते हैं, और ये पत्तियों का एक महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है और जो कि प्रकाश संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगला प्रश्न आता है, प्लाज्मोडियम जाति के परजीवी रिक्त स्थान के कारण है? पैचिस, मलेरिया, चेचक या फिर डी है यहाँ पर हर्पीस। तो हम कह सकते हैं प्लाज्मोडियम जाति के जो परजीवी हैं ये रिक्त स्थान के कारण है, तो ये यहाँ पर होंगे मलेरिया के, और बी विकल्प जो होगा इसका उत्तर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, लाइकेन किन दो के बीच का संबंध है? तो लाइकेन शैवाल कवक, शैवाल एवं वृक्ष, कवक और वृक्ष या फिर जीवाणु एवं सिंब पौधे है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लाइकेन जो होगा ये जिन दो के बीच में संबंध रखता है वो है शैवाल और कवक के बीच में। तो ए विकल्प जो होगा ये इसमें हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कीटहारी पौधा है? कीटहारी का मतलब होगा जो कीटों का भक्षण करता है। घटपर्णी, सप्तपर्ण या फिर कैलोट्रोपिस या फिर आइकोरनिया। तो यहाँ पर जो घटपर्णी जिसे हम कलश पादप कहते हैं, निफेंथिस के नाम से भी ये जाना जाता है, फीचर प्लांट भी इसे कहा जाता है, और ये जो होता है कीटों का भक्षण करता है नाइट्रोजन की पूर्ति करने के लिए। और इसी प्रकार के और भी कुछ पौधे होते हैं जैसे ड्रोसेरा हुआ, ब्लैडरवर्ट हुआ, ये भी कीटभक्षी पौधे होते हैं, तो इनको भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखें, यहाँ पर एंटीबायोटिक का आविष्कार जो था ये किसने किया था? तो ये किया था यहाँ पर जोसेफ लिस्टर ने और विलियम हार्वे, रॉबर्ट नॉक या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रतिजैविक जिसे हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं, और इसका आविष्कार करने वाले जो थे वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, और यहाँ पर 1928 में इन्होंने ये इसकी खोज की थी। तो डी विकल्प इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न आता है, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में कुछ पतली पाउडर जैसे रचनाएं दिखाई देती है और इन्हें हम क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र, परागकोश, पराग या फिर मूलांकुर। तो ये जो रचनाएं होती है इन्हें हम क्या कहते हैं? तो देखिए इन्हें हम कहते हैं पराग, और सी विकल्प जो होगा इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति रिक्त स्थान होती है और वह भोजन के पाचन में सहायता करता है। तो यहाँ पर क्षारी, उभयधर्मी, उदासीन या फिर अम्लीय। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि मानव के अंदर अमाशय रस की जो प्रकृति होती है वो होती है डी विकल्प के साथ में अम्लीय, और इसके अम्लीय होने का कारण जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए आगे देखें, एक दो प्रश्न मैंने और ले लिए हैं क्योंकि कुछ क्वेश्चन हमारे रिपीट हो गए थे, एक दो प्रश्न। तो यहाँ पर अगला प्रश्न आता है, समुद्री शैवाल जो है ये किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फिर लोहा का। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर हो जाता है ये हो जाता है आयोडीन, और सी विकल्प जो होगा इसके लिए सही उत्तर होगा। और अगला क्वेश्चन आता है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन हम करते हैं इथियोलॉजी या फिर नियोलॉजी, इथोलॉजी या फिर डेमोलॉजी। तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन हम करते हैं विज्ञान की जो एक शाखा है जिसे इथोलॉजी के नाम से जाना जाता है, और सी विकल्प इसमें सही उत्तर होगा। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे पर्यावरणीय विज्ञान से संबंधित 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न, और प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए किसी वीडियो के साथ। धन्यवाद।